हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो, मज़े में हो? बेटा आज अपन 12th क्लास का एक और नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केनल हेलो एरीन्स। हेलो एल्केनल हेलो एरीन्स का मतलब है अपनी ऑर्गेनिक चालू कर दी है मैंने। बेटा ये चैप्टर सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने देखा था बच्चों के रजिस्टर्स में, तो वो क्लास में पढ़ाया हुआ था पहले, है ना। तो पढ़ाया हुआ था तो अपन क्या है, एक बार आज का आपका अच्छी तरह का रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर भी अपना हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से, अपन बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। चाहे नीट की बात करो, चाहे जेई की बात करो, चाहे 12th बोर्ड की बात करो, जितना लिखा रहा हूँ इनफ है, जितना लिखा रहा हूँ बेटा उतना इनफ है कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपके बोर्ड के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सोच वाली बात नहीं है। आज से एक बात ध्यान रखना, आज से कोऑर्डिनेशन की और हेलो एल्किन हेलो एरिन की 12th क्लास वालों के लिए दोनों की एक एक वीडियो आया करेगी, दोनों के लिए एक एक वीडियो आया करेगी। मतलब 12th का अपन सिलेबस टाइम टू टाइम ख़त्म करके और वापस क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। क्लास में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्लास में अपना आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वापस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं हेलो एल्किन हेलो एरिन भी पढ़ा दूँगा, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ा दूँगा आपको ऑनलाइन। हाँ, ये 2 चैप्टर तो आराम से पढ़ा दूँगा और हो सकेगा तो केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो, है ना, पॉसिबल होगा तो करेंगे, ठीक है। तो अपन आज शुरू कर रहे हैं बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अच्छी तरह बढ़िया सा टॉपिक डालो, नए रजिस्टर में डालो या आपके जो नोट्स है उसी में कुछ चेंज करना हो तो उसी में चेंज करो, लेकिन टॉपिक के हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। बहुत सारे पेन लेके आ रहा हूँ मैं, देखो क्या होता है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए ना, ट्राई करेंगे कलरफुल बनाने का, ठीक है। हेलो एल्किन हेलो एरीन, हेलो एल्किन हेलो एरीन में बेटा सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे ना। किससे चालू करेंगे? बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। टॉपिक डाल दो बेटा बेसिक्स, है ना, बेसिक्स डाल दो, एक छोटा सा टॉपिक डाल दो बेसिक्स, डाल दो बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स मतलब बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो से लेके बेटा बिल्कुल डेप्थ तक, जहाँ तक हो सकेगा अपन जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है बेटा। सब रेडी हो? अब बेसिक्स में सबसे पहले अपन क्या आएगा वो बताएंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 1 डिग्री हेलाइट किसे कहते हैं, 2 डिग्री हेलाइट किसे कहते हैं, 3 डिग्री हेलाइट किसे कहते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, जिनको आता है वो कृपया 2x पे वीडियो करके देख लेना। जिनको नहीं आता है, जिन्होंने 11th पूरी बर्बाद कर दी है, उनके लिए ये टॉपिक है बेसिक्स। थोड़ा सा अपन को याद होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो मैं क्या बोलता हूँ, 1 डिग्री हेलाइट, 1 डिग्री हेलाइट। बेटा हेलाइट मतलब क्या होता है समझते हो ना? हेलाइट मतलब हेलोजन, है ना। 1 डिग्री हेलाइट, हेलाइट मतलब हेलोजन। 2 डिग्री हेलाइट या 3 डिग्री हेलाइट। बेटा ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन से पूरा रिलेटेड है। यही चैप्टर नहीं, ऑर्गेनिक के जितने भी 12th के चैप्टर है सारे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा फिर भी हाइड्रोकार्बन की चीज़ें यहाँ पर रिपीट करने की, लेकिन प्लीज़ कृपया करके एक बार हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना आप। अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो आपके लिए इजी होगा और मेरे लिए भी इजी होगा, अपन दोनों के लिए इजी हो जाएगा और चैप्टर इजीली खत्म भी हो जाएगा। तो बेटा 1 डिग्री हेलाइट क्या होता है? 1 डिग्री हेलाइट होता है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को 1 डिग्री हेलाइट, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 2 डिग्री हेलाइट और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलाइट 3 डिग्री हेलाइट। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ CH3 CH2 और X, या फिर मैं बोलता हूँ CH3 CH CH3 X, या फिर मैं बोलता हूँ CH3 C CH3 CH3 X। बेटा अपन को कुछ नहीं करना, अपन को डिग्री देखनी है। किसकी? कार्बन की डिग्री। क्या आपको कार्बन की डिग्री निकालनी आती है? कार्बन की डिग्री बेटा सबको निकालनी आती है। क्या होती है कार्बन की डिग्री? जितने कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होता है वो उसकी कितनी होती है? क्या होती है बेटा? डिग्री होती है। मान लो ये हेलोजन है, ये हेलोजन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है। हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ। इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही हेलोजन की डिग्री होगी। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ये कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हेलोजन भी क्या होगा? 1 डिग्री हेलाइट, है ना। तो ये क्या होगा बेटा? 1 डिग्री हेलाइट। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलाइट क्या होता है बेटा? 2 डिग्री हेलाइट, है ना, 2 डिग्री हेलाइट। पक्की बात। ये देखो हाइड्रो नहीं है बेटा, 2 डिग्री हेलाइट पूरा लिख देता हूँ, 2 डिग्री हेलाइट। इधर देखो
ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1 2 3, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी बेटा, इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री, क्या है 3 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, तो ये हैलाइड की डिग्री क्या होगी बेटा 3 डिग्री हैलाइड, तो ये कौन सा हैलाइड है 3 डिग्री हैलाइड। अच्छा, जिन बच्चों को पता नहीं ये x का मतलब क्या है तो वो भी देख लो बेटा, x का मतलब क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ बेटा, x का मतलब क्या क्या हो सकता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही हेलोजेंस को क्या बोलते हैं बेटा एक्स। पूरे चैप्टर में क्या करेंगे अपन, हेलो एल्केन हेलो एरिन ही पढ़ेंगे ना, तो ये हेलोजेंस ही है बेटा, है ना। एक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फटाफट उतार लो बेटा, फटाफट उतारो 120 की स्पीड पर। ठीक, और बेसिक पढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री सब कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अगला है बेटा मोनो हेलाइड। मोनो मतलब होता है एक, या फिर हो सकता है डाई हेलाइड, और जब हो सकता है बेटा ट्राई हेलाइड। ठीक है, मोनो मतलब एक, जैसे कि मान लो ये एक एक्स जुड़ा हुआ है तो ये मोनो हो गया, ये दो एक्स जुड़े हुए, एक एक्स ये रहा, एक ये एक्स ये रहा, तो ये क्या हो गया बेटा डाई हो गया, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये डाई हो गया। और एक ऐसे भी तो जुड़ सकता है, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा। ट्राई मतलब तीन जुड़ा हुआ, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा। ठीक है, अब देखना ये क्या है मोनो हेलाइड, ये क्या है डाई हेलाइड, ये क्या है डाई हेलाइड। अब डाई हेलाइड में भी दो चीज होती है, यदि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, देखो भाई कि एक ही कार्बन है डाई हेलाइड में, देखो ये मोनो और ये डाई, कि ये एक ही कार्बन है, कि इसी कार्बन पे एक हेलोजन ये जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन पे एक हेलोजन ये जुड़ा हुआ है, देखो ये कार्बन है। तो एक ही कार्बन पे यदि दो हेलाइड जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं, जेम, है ना, खाने वाली जेम नहीं है बेटा, जेम डाइहाइलाइड। क्या बोलेंगे इसको, जेम डाइहाइलाइड या जेमिनल बोल सकते हैं ना, जेमिनल और विसिनल, तो जेमिनल बोल देता अपन, जेमिनल, जेमिनल। ठीक है, ये तो हो गया एक ही कार्बन पे दो हेलाइड जुड़े हुए हो। अगला देखो, एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये। दूसरा होता है जब एक ही चेन में दो हेलाइड जुड़े हुए हो, क्या हो, एक ही चेन में दो हेलाइड जुड़े हुए हो, या फिर अपन बोल सकते हैं आसपास वाले पे जुड़े हुए हो। किस पे जुड़े हुए हो, आसपास। इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा बनाएंगे अपन, इसको थोड़ा ढंग से बनाते बेटा, ढंग से बनाते इसको। आसपास वाले कार्बन पे क्या हो, आस वाले कार्बन पे, आसपास यानी कि पड़ोसी कार्बन पे, है ना। तो बेटा ये देखेंगे एक कार्बन तो ये रहा और एक कार्बन ये रहा, ये दोनों पड़ोसी कार्बन है, और दोनों पड़ोसी कार्बन पे अगर हेलाइड जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे विसिनल। क्या बोलेंगे बेटा, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल। विसिनल मतलब होता है बेटा पड़ोसी, तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या सर ये सिर्फ इसी पे होगा, सिंगल बॉन्ड पे ही होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं हो सकता बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सर कि ये रिंग पे नहीं हो सकता बेटा, रिंग पे भी हो सकता है, बेंजीन पे भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने ये बेंजीन पे लगा दिया, है ना, तो ये एक लगा दिया तो ये बेटा मोनो हो गया, है ना। और बेंजीन पे मैं लगा सकता हूँ बेटा, दो भी लगा सकता हूँ, तो एक तो मान लो ये रहा, एक ये रहा। फिर ऑर्थो मेटा पेरा पे अपन चेंज कर लेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। और तीन भी तो लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ साहब, तीन, एक ऑर्थो पे लगा दूंगा, एक पेरा पे लगा दूंगा और एक मेटा पे लगा दूंगा, एक ऑर्थो पे लगा दूंगा, एक पेरा पे लगा दूंगा और एक मेटा पे लगा दूंगा। अब समझने की बात यह है कि सर एक बात बताओ, आपने दो बनाए, इस पे तो आपने एक ही कार्बन पे दो लगा देते, इस पे एक कार्बन पे दो क्यों नहीं लगाए बेटा, जगह ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। एक ही हेलोजन की जगह थी एक कार्बन पे, वो मैंने बना दी, है ना बेटा। बेंजीन में एक ही जगह रहती है, वो मैंने सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दिया बेटा, हेलोजन लगा दिया। इसलिए यहाँ पर जेम नहीं बनेगा, विसिनल बन सकता है ना बेटा। इसको विसिनल भी नहीं बोलते, इसको ऑर्थो पेरा बोलते हैं ना। अगर ऑर्थो इसको मानो तो पेरा, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। ऑर्थो मेटा पेरा चीज होती है। इसमें क्या है, तीन, अब तीन पोजीशन, या तो ऐसे लगा दो, या ऐसे लगा दो, ऐसे जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लगा दो। इसको उतारो, ये मोनो है, ये डाई है और ये ट्राई है ना, मोनो डाई ट्राई के।
डाई में दो होते हैं, जेम और विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे होगा तो उसको बोलेंगे जेम, और अड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल। उतारो फटाफट। आई होप सबने लिख लिया होगा। कुछ और है जिसको फटाफट फटाफट मैं लिखा रहा हूँ, उसको फटाफट फटाफट लिख लो, और आपको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए ना बेटा। ये बेसिक्स है, यहाँ पर चैप्टर अपना चालू नहीं हुआ, ये बिल्कुल बेसिक है। क्या है बेसिक? एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। ठीक है, और देखो वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड क्या होता है? ठीक बेटा, एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। फेनिल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड। फिनाइल मतलब होता है बेटा बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ X। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा PH X भी लिख सकते हैं, और ARX भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में कहीं कहीं ARX दे रखा है ना, तो ये लिखते चलो बेटा, ये बेसिक है बिल्कुल। और क्या होता है साहब? और होता है बेंजिल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड होता है PH CH2X। एक होता है बेंजेनल। इधर समझना बेटा, किस तरीके से अपन कौन सा ग्रुप को पहचानेंगे। जैसे अगर उसने बोला एलाइल, क्या बोला? एलाइल, एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड मतलब ऐसे दो कार्बन जिसके बीच में डबल हो और उसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन पे हैलाइड जुड़ा हो, मतलब ये ऐसा ग्रुप जिसपे क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके पास जो कार्बन जुड़ा हो उस पे हैलाइड जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक। वाइनिल मतलब क्या होता है? वाइनिल मतलब इसका छोटा भाई। एलाइल का छोटा भाई क्या होता है? वाइनिल होता है। मतलब अपन जो एक डबल बॉन्ड डबल वाला खेल खेल रहे थे ना, उसको हटा के डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड वाले पे ही अपन को क्या जोड़ना है? हैलाइड जोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं? वाइनिल। क्या बोलते हैं? वाइनिल। ठीक है। अगर मेरे से कोई बोले फेनिल या फिनाइल हैलाइड, फिनाइल मतलब होता है बेटा वो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ हैलाइड, इसको एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं ना। तो ये बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ जो हैलाइड होता है इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल हैलाइड बोलते हैं। और कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन हैलाइड भी बोलते हैं ना, बेंजीन हैलाइड भी बोलते हैं। इसको PHX से भी लिख सकते हैं और ARX से भी लिख सकते हैं। AR का मतलब क्या है यहाँ पर? एरिल। क्या है? एरिल। अगर है अगला है बेंजाइल हैलाइड। क्या है? बेंजाइल। ध्यान से समझना भाई, फेनिल और बेंजाइल में फर्क है। बेंजाइल को बेंजीन के ऊपर हैलाइड मत लगा देना। बेंजाइल हैलाइड होता है अपने पास बेंजीन है, उस बेंजीन पे CH2 लगा हुआ है और उस CH2 पे X लगा हुआ है। बेंजीन पे CH2 लगा हुआ है और उस CH2 पे X लगा हुआ है, ये है बेंजाइलिन। क्या है? बेंजाइल है ना। क्या है? बेंजाइल। और फेनिल क्या होता है? डायरेक्ट बेंजीन पे X लगा हुआ है ना। तो बेंजाइलिन पे क्या होता है बेटा? PHX2X है ना। फिर बेंजाइल, बेंजाइल में क्या होता है बेटा? एक ही कार्बन पे दो X लगे हुए, सेम टू सेम। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिडीन भी बोलते हैं इसको। बेंजाइलिडीन भी कहीं कहीं यूज आता है। अगला है बेंजाइलिडाइन।
बेंजाइलिडाइन में अपन को 3 कार्बन जोड़ने हैं ना, बस कुछ नहीं करना। बेंजाइल 1 कार्बन, फिर बेंजाल 2 कार्बन, बेंजाइलिडीन 3 कार्बन। आई बात समझ में? बेंजाइल लिडाइन है ना, बेंजाइलिडीन बेंजाइलिडाइन। ध्यान से देखना, ये है बेंजाइलिडीन। इन मतलब याद रखना बेटा 2 हेलोजन्स, और आइन मतलब याद रखना बेटा 3 हेलोजन। कितने हेलोजन? 3 हेलोजन। वापस समझो, सब बेसिक में चल रहा है, वापस समझो। मैं बोलता हूँ एलिल। एलिल मतलब, मैं तो ये लिख रहा हूँ देखो, एलिल एलाइल। एलाइल मतलब ये वाला ग्रुप होगा साहब एक, ये वाला ग्रुप होगा और इस पे एक कार्बन होगा, इस पे एक हेलोजन जुड़ा होगा, इसको एलाइल बोलते हैं। फिर एलाइल का भाई होता है कोई विनाइल। विनाइल में क्या होता है, अपन इसको गायब कर देते हैं और एक्स लगा देते हैं, ये विनाइल हो गया। फिर होता है फेनिल। फेनिल मतलब डायरेक्ट बेंजीन और उस पे एक्स, ठीक है, ये तो फेनिल हो गया। फेनिल के बाद आएगा बेंजाइल। बेंजाइल में अपन को क्या करना होता है, बेंजाइल में अपन ने ये लगा दिया, एक CH2 होगा और एक एक्स होगा। अगर मैंने 2 एक्स लगा दिए तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन क्या बोलेंगे? बेंजाइलिडीन। और अगर मैंने 3 एक्स लगा दिया तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिडाइन। बेंजाइलिडाइन। आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा क्या था, बेसिक था। इसको फटाफट उतारो, 120 की स्पीड उतारो फटाफट। ठीक है बेटा। अब एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा इसमें नोमेनक्लेचर भी दे रखा है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखा है बेटा। ये क्या था, हमने जो नाम था वो मैंने नाम बता दिया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखा है। आईयूपीएसी का पार्ट अपन 11th में पढ़ते हैं, तो 11th में ही अपन कवर कर लेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आईयूपीएसी का पार्ट आईयूपीएसी में कवर करेंगे। अब देखो अपने पास है एक नेचर पर देखना है अपन को। कौन सा नेचर देखना है? अगला टॉपिक है CX। CX मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर, कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर। भाई कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर क्या होता है आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बनाऊं है ना, चलो यहाँ पर मान लेते हैं हाइड्रोजन भी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो मेरे को पता है कि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सब जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बेटा, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है। आप देखोगे ना, आपको यही चीज़ मिलेगी किसमें, एनसीईआरटी में है ना। एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। और बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ लगा रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी अपन को पागल बनाने के लिए चीजें पूछ लेते हैं, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हेलोजन में से किसकी ज्यादा होती है? आप सबको पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। चाहे वो फ्लोरीन की बात करूं, चाहे क्लोरीन की बात करूं, चाहे आयोडीन की बात करूं ना, किसी की भी बात करूं, चाहे ब्रोमीन की बात करूं, कार्बन से सबकी ज्यादा होती है। तो क्या होता है, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, ये अपने अंदर पार्शियली नेगेटिव चार्ज लेके आता है। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज आता है। CX का बॉन्ड नेचर पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो जब पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आता है तो अपन को पता पड़ जाता है ये बॉन्ड कैसा होता है बेटा, पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जैसे बॉन्ड एनर्जी, जैसे बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बात करूं, मेरे पास है CF, CCl, CBr और CI, है ना, CBr, CI, CCl और CF, है ना, ऐसी चीजें हैं मेरे पास। मैं बोलूं किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो मैं बोलता हूं कि भाई साहब जितना साइज डिफरेंस, समझना, जितना साइज डिफरेंस इंक्रीज होगा, जितना साइज डिफरेंस इंक्रीज होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। जितना साइज डिफरेंस इंक्रीज होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं साइज डिफरेंस देखता हूं तो ये कौन से पीरियड का है बेटा, ये 2 पीरियड का है ना, ये कौन से पीरियड का है, ये 2 पीरियड का है, ये कौन से पीरियड का है 2, ये कौन से पीरियड का है 3, ये कौन से पीरियड का है 2, ये कौन से पीरियड का है 4, फोर्थ पीरियड का है ना, ये कौन से पीरियड का है 2 और ये कौन से पीरियड का है 5th पीरियड का। तो मुझे पता है इन दोनों के साइज लगभग लगभग बराबर। फिर साइज का डिफरेंस बढ़ना शुरू हुआ, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, और साइज डिफरेंस बढ़ रहा होगा तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घट रही होगी। तो बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे क्या हुई होगी, घट रही होगी, पहली बात। दूसरी है बॉन्ड लेंथ। आपको पता है बॉन्ड लेंथ, अरे साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ अपने आप बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ अपने आप बढ़ेगी। तो मेरे पास एक CF है, एक CCl है, एक CBr है और एक CI, है ना। C मतलब कार्बन है बेटा। इधर से इधर जाऊंगा तो साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी बेटा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, है ना। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, कम होती है। अगर मैं बात करूं डायपोल मूवमेंट की, किसकी, डायपोल मूवमेंट। याद है डायपोल मूवमेंट, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि साहब डायपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है Q इंटू डी, पढ़ा होगा ना, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी। Q यहाँ पर चार्ज है, डी क्या है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा भाई साहब कि जो डायपोल मूवमेंट का आंसर होना चाहिए ना बेटा, वो होना चाहिए CF की सबसे ज्यादा, फिर CCl की, फिर CBr की, और फिर किसकी, CI की, है ना। आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? प्रैक्टिकल से जब मैं देखता हूं, तो CF का जो डायपोल मूवमेंट होता है, रिजल्ट बात कर रहा हूं बेटा, इसका रिजल्ट की, है ना, रिजल्ट की बात कर रहा हूं। जब प्रैक्टिकल करके मैं देखता हूं तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो CF का जो डायपोल मूवमेंट आता है वो CCl से क्या होता है बेटा, कम मिलता है। इससे कम मिलता है, CCl से कम मिलता है ना। इसको बेटा निकाल भी सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर अपन को याद हो तो उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अपन को क्या याद करना है, अपन को डायरेक्ट याद करना है। मेरे को सिर्फ एक चीज याद करनी है, जो CCl का जो होता है ना डायपोल मोमेंट, वो CF से ज्यादा होता है। होना कम चाहिए था लेकिन फिर भी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ये जो आंसर होगा वो कैसे होगा, सबसे ज्यादा CCl का, फिर CF का, फिर CBr का, फिर CI का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखने की कोशिश करें। उतारे बेटा, फटाफट उतारे, है ना, समझ में आया हो। ठीक है बेटा, आपने लिख लिया होगा।
अब यहाँ से अपन सचमुच में चैप्टर में एंटर करेंगे। अब अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे किसके, हेलो एल्केन के, है ना बेटा। पहले पूरा हेलो एल्केन खत्म करेंगे, फिर हेलो एरिन्स में बाद में आएंगे, है ना। तो अब सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, सबसे पहले अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हर चैप्टर में पूरी इनऑर्गेनिक में अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है, पहले बेसिक टर्म पढ़ेंगे, आईयूपीएससी वगैरह पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद एमओपी पढ़ेंगे, एमओपी मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, है ना। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले उसको बनाते कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, कौन सी गैस है, इसका डायपोल, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे ना। वो सब इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर केमिकल बॉन्डिंग का ध्यान होगा तो वो चीज हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो ना। हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह देख के अपन निकाल लेंगे। फिर तीसरा आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में एक्चुअल में सारी रिएक्शंस आती है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में एक्चुअल में सारी रिएक्शन आती है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है उसमें भी अच्छी खासी रिएक्शंस आती है। और इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको जो रिएक्शंस देखने को मिलेगी वो आपको ज्यादातर कौन से देखने की मिलेगी, हेलो हाइड्रोकार्बन वाली, जो 11th क्लास में, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं बेटा अगला झमझमाता हुआ टॉपिक। इसको मिटाते हैं। चलो बेटा अगला टॉपिक डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अपन डालेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। बेटा एमओपी का मतलब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। एमओपी का मतलब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन में भी सबसे पहले कौन सी देखेंगे अपन देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अपन किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं, अपन सबसे पहले वो देखेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इजी रिएक्शन है समझना। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है रिएक्शन विथ HX और ZnCl। ये ZnCl2 बेटा किसका काम करता है, यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है ना, कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। और HX कैसे टूटता है भाई, अगर कोई भी HX बॉन्ड होगा तो हमेशा कैसे टूटता है, H प्लस और एक X माइनस में टूटता है, H प्लस और X माइनस में टूटता है, पक्की बात, ठीक है। चलो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं ना, मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। मैकेनिज्म बहुत इजी है और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है इसकी। मैकेनिज्म बहुत आसान है बेटा, मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म मतलब कैसी रिएक्शन हो रही है। मेरे पास क्या है, ROH बेटा, ZnCl2 क्या है, कैटलिस्ट है ना। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को क्या करेगा बेटा, बढ़ा देगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। मेरे पास क्या है, अभी कैटलिस्ट अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन तो HX से रिएक्शन देखते हैं। मेरे पास ROH है, क्या है, ROH, समझ रहे हो, ROH। अब ROH के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ HX की, किसकी रिएक्शन करवाता हूँ, HX की। आपको पता है HX किस में टूटता है, H प्लस में होगा, और X किस में होगा, बोलो बेटा, माइनस में होगा, ठीक। यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। और लोन पेयर होंगे तो क्या करता है भाई, ये देखता है किसको, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया होगा, ये देखता है किसको, ये देखता है, ये बेटा होता क्या है, अच्छा जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास H प्लस होते हैं या प्लस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब ऑक्सीजन क्या देखता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेचारा क्या बेटा है, गरीब आदमी, इसके पास कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है। क्यों, एक ही तो बेचारे के पास क्या था, एक ही तो क्या था बेचारे के पास, हाइड्रोजन था। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, वो भी क्या हुआ, प्लस में चला गया। प्लस में चला गया मतलब ये बेचारा खाली हो गया। और ये खाली हो गया तो ऑक्सीजन क्या कहता है, ऑक्सीजन बोलता है टेंशन मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले, मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो ये तो टूट जाता है, ये तो टूट जाता है, और ये इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, RH, ठीक।
अब होता ऐसा है कि इस टाइम पे ऑक्सीजन थोड़ा सा नाराज हो जाता है। ऑक्सीजन नाराज, पहले तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो देता है, फिर नाराज हो जाता है कि यार मैंने इलेक्ट्रॉन दिया क्यों, अच्छा खासा मेरे ऊपर लोन पेयर था, है ना, अच्छा खासा मेरे ऊपर लोन पेयर था, अब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि प्लस चार्ज को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी कम कर सके। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, उसने कि इसको प्लस चार्ज को कम करने के लिए इस बार क्या करता है, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है तो बेचारा ये जो आर ग्रुप मतलब CH3 C2H5 इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, इनके ऊपर क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है, आर पॉजिटिव बन जाता है। इस बार इसके ऊपर आर पॉजिटिव हो गया और ये किसके रूप में निकल जाता है पीछे, H2O के रूप में निकल जाता है। इसके रूप में निकल जाता है, H2O के रूप में निकल जाता है। अब ये जो R पॉजिटिव बचा ना, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ तो होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है तो मतलब नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट किसमें देखा होगा आपने, रीअरेंजमेंट आपने देखा होगा बेटा किसमें, हेलो एल्केन, सॉरी हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में जब HX से रिएक्शन करी होगी या H2O से रिएक्शन करी होगी, तो H2O से रिएक्शन करे H+OH, याद करो, है ना। तो वहां पर हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट करना सीखा होगा, है ना, रिंग एक्सपांशन सीखी होगी आपने, रिंग को बढ़ाना, रिंग को घटाना। फिर भी अभी क्वेश्चंस में अपन देख लेंगे ना, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो देखेंगे। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा बेटा, अगर नहीं हुआ तो X माइनस तो अभी भी है ही सही, X माइनस तो है ही सही, फिर X माइनस क्या करता है, इसकी कमी को पूरा करता है। इसका मतलब लास्ट में क्या बनेगा, RX बनेगा। क्या बनेगा, RX बनेगा। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हुई, ये X की रिएक्शन मैकेनिज्म हुई। अगर लेकिन मैं बोलता हूं, अगर अपन को डायरेक्ट याद करना हो किसी को तो डायरेक्ट मेथड, तो अपन लिख सकते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा DM, DM मतलब डायरेक्ट मेथड। तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या है बेटा, ROH ZnCl2 HX, ZnCl2 HX, और क्या बन जाएगा, RX, है ना। बस OH हटाओ और X लगाओ, OH हटाओ और X लगाओ। X कौन सा वाला लगाना है, जो हाइड्रोजन के साथ होगा। ये इसकी मैकेनिज्म है, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, इसको फटाफट लिखो। ठीक है बेटा, आपने ये सब देखा होगा, है ना। ठीक है, इसको मिटा दें, ओके। चलो बेटा, इसी रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको लिखो, डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, लिखो पहला कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, दूसरा लिखो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। दूसरा लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू RX, विथ रिस्पेक्ट टू HX।
अगर HX के लिए बात करूं तो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन करेगा बेटा, सबसे अच्छी रिएक्शन करेगा HI, फिर करेगा HBr, फिर करेगा HCl और HF तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है। HF क्यों नहीं करता बेटा, ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है और वीक एसिड होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करता है। अगला देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन, विथ रिस्पेक्ट टू ROH। अगर ROH की बात करूं है ना, विद रिस्पेक्ट टू HX की बात करूं तो HI सबसे फास्ट देगा, फिर HBr, HCl, HF तो देगा ही। अगर मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूं, ROH के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ROH तो क्या बनाता है, कार्बोकेटायन। तो जितनी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी बेटा, रिएक्शन तेज होगी, उतनी ही रिएक्शन क्या होगी बेटा, तेज होगी। तो मैं बोल सकता हूं इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अच्छा, अपन ने बचपन से पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये तो होती है, ये तो नॉर्मल केस है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जरूरी थोड़ी इसमें हो बेटा, कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जिसमें एल्फा रेजोनेंस आता है और रेजोनेंस की वजह से 1 डिग्री भी स्टेबल हो जाता है, कभी कभी 3 डिग्री से, है ना। 1 डिग्री भी क्या हो जाता है, कभी कभी 3 डिग्री से स्टेबल हो जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक पीएच CH CH3 OH, एक है CH3 C CH3 OH और CH3। अगर मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए और इन क्वेश्चन में मैं देखूं, इन क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं कि किसकी स्टेबिलिटी या किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी इन दोनों में से, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा। आपकी सोच है, आप खुद ही बताओ कि एक कार्बोकेटायन तो यहाँ बनेगा और एक कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये वाला कार्बोकेटायन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन आप ढंग से देखना, इस कार्बोकेटायन में रेजोनेंस भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, जबकि इस कार्बोकेटायन में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो मैं बोलता हूं एक रेजोनेंस, कितने रेजोनेंस हो रहे हैं, एक रेजोनेंस प्लस इसमें एल्फा कार्बन है क्या बेटा, एल्फा हाइड्रोजन, याद करो एल्फा हाइड्रोजन, एल्फा कार्बन, एल्फा हाइड्रोजन, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन निकाला होगा आपने ना, कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन वाला, है ना। तो एल्फा हाइड्रोजन अगर देखूं इसमें, तो इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एल्फा हाइड्रोजन दिख रहे बेटा 3, तो 3 क्या है इसमें, एल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 क्या एल्फा हाइड्रोजन। जबकि इसमें क्या है, जबकि इसमें क्या है, 1 2 3, यानी कि इसमें कितने हैं, 9 एल्फा हाइड्रोजन है, 9 एल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखना, एक रेजोनेंस प्लस 3 एल्फा वाला, एक रेजोनेंस प्लस 3 एल्फा वाला ज्यादा होता है किससे स्टेबल, किससे, 9 एल्फा वाले से, किससे, 9 एल्फा वाले से। अगली बात करूं, मान लो मेरे पास ऐसा है CH PH CH2 OH और एक है मेरे पास CH3 C CH3 CH3 OH। तो एक तो वापस 3 डिग्री कार्बोकेटायन और एक रेजोनेंस वाला, एक कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। तो इस बार क्या होगा बेटा, इस बार ओनली एक रेजो है, ओनली एक रेजो है, एल्फा कोई नहीं है इसमें। और इसमें क्या है बेटा, 9 एल्फा है, 9 एल्फा हाइड्रोजन है, 9 एल्फा हाइड्रोजन है। तो इस बार 9 एल्फा हाइड्रोजन वाले का थोड़ा सा ज्यादा होगा एक रेजोनेंस से। इसमें देखो एक रेजोनेंस प्लस 3 एल्फा, एक रेजोनेंस प्लस 3 एल्फा, ये ज्यादा हो रहा है 9 एल्फा से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओनली एक रेजोनेंस है और एक रेजोनेंस वाला कम होता है किससे, 9 एल्फा वाले से। लिखो उसको फटाफट। लिखो बेटा। अब पॉइंट नंबर 5 देखेंगे ना, इसको वापस समझ लो बेटा, एक बार वापस समझ लो। इसमें बोला है
कि इसमें क्या होता है, इस पूरी रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन बोल रही है, एल्कोहल से क्या बनाना बोल रहा है बेटा, एल्कोहल से बनाना है हेलाइड बनाना है मेरे को, क्या बनाना है, एल्कोहल से हेलाइड बनाना है। तो एल्कोहल से अगर मेरे को हेलाइड बनाना है तो मेरे पास क्या है बेटा, HX है, और HX होने के साथ साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, ZnCl2 होना चाहिए, और ZnCl2 होगा तो मेरे डायरेक्ट क्या बन जाएगा बेटा, RH बन जाएगा, और इस RH के बीच में क्या बनता है, एक कार्बोकेटायन बनता है। तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन पॉसिबल क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बोकेटायन में अगर रीअरेंजमेंट होगा तो करेंगे, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी देख लेंगे क्वेश्चन रीअरेंजमेंट क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो करती है HX पे, किस पे करती है, HX पे। अब जो HX पे डिपेंड करती है उसमें सबसे ज्यादा होती है HI की, फिर होती है HBr की, और होती है HCl की। HF तो करता ही नहीं है रिएक्शन, HF तो रिएक्शन करता ही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैं बात करता हूँ ROH से। अगर ROH से बात करता हूँ तो आपको पता है बीच में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उसकी रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा होती है। नॉर्मली मैं देखूं तो क्या होगा बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो क्या है नॉर्मल वाले केस है ना, नॉर्मल वाले जो अपन देखते हैं ना, ऐसे वाले केस। जैसे कि मान लो ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये कोई 1 डिग्री हो गया, है ना। तो 3 डिग्री ज्यादा होती है, 2 डिग्री से ज्यादा कम होती है बेटा 1 डिग्री। लेकिन थोड़े अच्छे केस मतलब ये वाले केस है ना, थोड़ा सा इसके लिए अपन को क्या जरूरत होनी पड़ेगी बेटा, इसके लिए अपन को 11th क्लास थोड़ी सी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 11th की GOC, है ना, 11th की GOC आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने आपको जो केस आ सकते हैं वो केस यही लिखा दिया कि मेरे को ऐसा कार्बोकेटायन अगर यहाँ पर बने, ऐसा कार्बोकेटायन यहाँ पर बने जो रेजोनेंस में भाग ले रहा हो प्लस 3 अल्फा हो। देखो ये वाला तो रेजोनेंस में भाग ले रहा, और ये वाला देखो अल्फा 3 अल्फा, तो रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है नो अल्फा वालों से। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। इधर देखो इसमें वो बोल रहा हूँ कि एक रेजोनेंस वीक होता है किससे, नो अल्फा से, है ना। तो एक रेजोनेंस वाला तभी ज्यादा होगा जब उसके पास 3 अल्फा होंगे, तो 3 अल्फा नहीं है ना, तो फिर नो अल्फा वाला बाजी मार जाएगा, ठीक है बेटा। ये पूरी बात हुई। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है एल्किल फ्लोराइड या एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड इज not prepared by this method। एल्काइल फ्लोराइड इस मेथड से मैं नहीं बना सकता। अगला है फॉर एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड HCl एंड HBr। कभी कभी क्या होता है बेटा, HCl HBr के साथ अपन को क्या कर देते हैं, HCl HBr दे दिया, उन्होंने क्या देते हैं, HCl और HBr और ZnCl2 दे देते हैं। ZnCl2 देता है, अपना काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो कैसे देते हैं, कभी कभी अपन को देते हैं वो कि NaBr प्लस H2SO4 ऐसे देते हैं, NaBr प्लस H2SO4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे बेटा, HBr बना लेंगे। क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे। क्या बना लेंगे, HBr। और बाद बीच में क्या बचेगा बेटा, बचेगा NaHSO4, है ना बेटा। मेरे को HBr डायरेक्ट नहीं दिया, मेरे को HBr डायरेक्ट नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, NaBr प्लस H2SO4 दिया। लेकिन मेरे को पता है NaBr H2SO4 मिलके एंड में क्या बनाएंगे बेटा, HBr ही बनाएंगे, और HBr ही तो चाहिए मेरे को, ये रिएक्शन के लिए HBr ही तो चाहिए, है ना। फॉर आयोडाइड, फॉर एल्काइल आयोडीन, और एल्काइल आयोडाइड मेरे को क्या चाहिए, HI चाहिए। क्या चाहिए, HI। लेकिन वो कभी कभी HI नहीं देते हैं, HI नहीं दिए तो फिर क्या देते हैं बेटा, या तो वो NaI देते हैं या फिर क्या देते हैं, KI देते हैं।
और NaI के साथ क्या देते हैं H3PO4 देते हैं, क्या देते हैं H3PO4, और H3PO4 देते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं मिलके, ये प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा HI प्लस Na या K H2PO4, H2PO4, ठीक है बेटा। कभी कभी तो डायरेक्ट HCl दे देंगे, HBr दे देंगे तो अपना काम इजी हो जाएगा, ZnCl2 देंगे अपन कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो ये नहीं देते, ये अपन को इस तरीके से पागल बनाने के लिए देते हैं। तो NaBr और H2SO4 भी क्या बनाएंगे HBr, तो ये HBr, और Cl भी बेटा अगर यहाँ पर NaCl दे देंगे तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। आयोडीन के लिए मेरे को HI चाहिए, आयोडीन के लिए क्या चाहिए मेरे को HI चाहिए, और उसने डायरेक्ट HI नहीं देके क्या दे दिया NaI और KI दे दिया। तो मेरे को क्या चाहिए H3PO4 चाहिए, H3PO4 चलेगा तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, खतरा लिख रहा हूँ, खतरा है ना, खतरा समझना। खतरा ये है कि NaI और मान लो KI के साथ इस तरीके से H3PO4 की जगह उसने क्या दे दिया H2SO4 दे दिया। बेटा अगर वो H2SO4 दे देगा ना, तो H2SO4 देते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे को I2 थोड़ी चाहिए, मेरे को तो HI चाहिए रिएक्शन करने के लिए, क्या चाहिए HI चाहिए, I2 थोड़ी चाहिए। और I2 हो गया तो अपनी ये रिएक्शन नहीं होगी। इसको अच्छी तरीके से उतारो, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे अपने क्या हुए यहाँ पर खत्म होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, 10 मिनट दूंगा, आप उसको करने की कोशिश करना। आई होप बेटा आपने ये कर लिया होगा, उतार लिया होगा। चलो भाई, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। आप 10 मिनट में बिना वीडियो पुश किए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, तो मुझे बताना क्या आंसर आए, फिर अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्या सोचना है? सबसे पहले अपन को पास सोचना है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल के साथ एक हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है मेरा। ठीक है बेटा, ये कुछ रिएक्शन है, आपको 5 मिनट या 7 मिनट देता हूँ, 7 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करवा आता हूँ।
आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से किया होगा। तो अपन देखते हैं क्या होगा बेटा। इसमें देखते हैं बेटा Na और H2H3PO4, और मेरे को पता है Na के साथ अगर H3PO4 होगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बेटा, HI होगा, है ना, HI होगा। और HI मेरी रिएक्शन आराम से करेगा, क्यों नहीं करेगा बेटा, आराम से रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, ये सबसे पहले ये HI H प्लस और ये माइनस में टूटेगा, ये हाइड्रोजन इस पे क्या मारेगा, आक्रमण करेगा, है ना, आक्रमण करेगा तो मेरे पास एक कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब मेरे को सोचना है कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या बेटा। शिफ्टिंग पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है, आप देखोगे कि इससे अच्छा अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो मैं उसको प्रोसेस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे को नहीं लगता ये भी सेम और ये भी सेम है, दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, जहां कार्बोकेटाइन बनाया वहीं आयोडीन लग जाएगा, बात खत्म। जहां कार्बोकेटाइन बनाया वहीं आयोडीन लग जाएगा। इधर देखो NaBr और H2SO4, NaBr और H2SO4 क्या बनाता है बेटा, HBr बनाएगा, और HBr H प्लस और Br माइनस, ये लोन पेयर इस पे आक्रमण करेगा और ये लेके निकल जाएगा, है ना, ये लेके निकल जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, एक तो ये रहा और उसके साथ ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ऐसा कार्बोकेटाइन तो बना है, ऐसा कार्बोकेटाइन बना है, अब मैं रीअरेंजमेंट सोचूंगा कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अब रीअरेंजमेंट मेरे को दिख रही है भाई साहब पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ कार्बोकेटाइन बनाता हूँ तो मैं अल्फा H गिनता हूँ, अल्फा H गिनना आता है ना बेटा, जितने ज्यादा अल्फा H होते हैं कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल होता है। यहाँ पर 3 अल्फा H तो यहाँ पर हो गए, रेड पेन कहाँ है मेरा, रेड पेन, यहाँ पर 3 अल्फा H होंगे इस कार्बन के, और यहाँ पर कितने अल्फा H होंगे, 1 अल्फा H। तो मैं इस कंडीशन में देखूं, इस कंडीशन में तो मेरे को जो अल्फा H दिखेंगे वो कितने दिखेंगे बेटा, 4 दिखेंगे। अल्फा H कितने दिखेंगे, 4 अल्फा H दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग बेटा समझना, इस कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग यहाँ करा देता हूँ तो यहाँ कराने के बाद देखता हूँ क्या होता है, यहाँ कराने के बाद देखता हूँ क्या होता है। यहाँ कराने के बाद मैं देखता हूँ, अगर मैं बनाता हूँ इसको इस तरीके से, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाता हूँ तो कार्बोकेटाइन बनाने के बाद मेरे को अल्फा H कितने दिखेंगे बेटा, 3 तो यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे। तो मेरे को अल्फा H इस बार कितने दिखेंगे, इस कंडीशन में मेरे को अल्फा H यहाँ पर कितने दिखेंगे बेटा, अल्फा H दिखेंगे 3, 3 6 और 2 8, कितने दिखेंगे 8। तो मुझे पता पड़ गया कि शिफ्टिंग के बाद इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और शिफ्टिंग के बाद इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यही बनाऊंगा मैं, यही बनाऊंगा मैं। और यही बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटा, यही बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, कहाँ कार्बोकेटाइन बना, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल हो तो यहाँ क्या लगा दूंगा बेटा, मैं Br लगा दूंगा। तो ये रहा Br, हो गया काम मेरा, सिंपल हो गया, आराम से काम हो गया, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा लाल पेन, पीला पेन ज़्यादा यूज, लाल पेन और नीला पेन ज़्यादा यूज कर रहा हूँ ना ऑर्गेनिक के चक्कर में। ठीक है, वैसे मेरी आदत नहीं है ज़्यादा, फिर भी देखते हैं। अब कंसंट्रेशन HCl, अब तुम डरना मत, कंसंट्रेशन क्या डाल दे बेटा, बेटा HCl चाहिए था मेरे को, HCl है मेरे पास, HCl चाहिए था, HCl है मेरा। कंसंट्रेशन के चक्कर में मत पड़ो तुम, है ना, HCl है मेरे पास। वही H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, ये रहा, ये अटैक करेगा, और ये अटैक करके क्या करेगा बेटा, ये अटैक करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, देखना। यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और आप देख लो, रिंग के बाहर अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिंग एक्सपांशन होगी, क्या होगी, रिंग एक्सपांशन होगी। पढ़ा भी होगा आपने, रिंग एक्सपांशन होगी। तो देखो, आप खुद देखो, यहाँ पर इस कार्बन को अगर मैं पहला कार्बन और इस कार्बन को दूसरा कार्बन बोलूं तो ये दूसरे कार्बन का बॉन्ड किस पे लगता है, इस पॉजिटिव वाले, जहां कार्बोकेटाइन है ना वहां पर लगता है, और रिंग एक्सपांशन होती है। रिंग एक्सपांशन होगी, कुछ इसी तरीके से दिखेगी अपन को, इस तरीके से दिखेगी अपन को। इस तरीके से अपन को रिंग दिखेगी, है ना। कार्बोकेटाइन क्या होगा बेटा, इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी तो कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग यहाँ होगी। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन ऐसा दिखेगा अपन को, कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर अपन इसको अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से देखें तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या अभी भी ये ज्यादा स्टेबल है क्या, अभी भी ये ज्यादा स्टेबल है क्या? तो देखना बेटा, एक तो ये कार्बन है ना, ठीक, इस कार्बन की अगर मैं अल्फा H देखूं, इस कार्बन की मैं अल्फा H देखूं तो
एल्फा एच, तो एक तो ये कार्बन के साथ दिखेगा, एक ये कार्बन के साथ दिखेगा। तो यहाँ तो कितने अल्फा एच होंगे, एक अल्फा एच होगा यहाँ, तो अल्फा एच कितना होगा, एक होगा। और यहाँ कितने अल्फा एच होंगे, यहाँ अल्फा एच होंगे 2। तो इस कंडीशन में मेरे को अल्फा एच कितने दिख रहे हैं, टोटल 3। इस कंडीशन में कितने अल्फा एच दिख रहे हैं, अल्फा एच दिख रहे हैं बेटा 3। अब मैं क्या कराता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं ये ज्यादा स्टेबल तो नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो होगा, दिख नहीं रहा है तो क्या है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो होगा। अब इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा देता हूँ, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ करवा देता हूँ, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग यहाँ करवा देता हूँ, है ना। तो कार्बोकेटाइन को जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आगे जाके मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये वाला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ऐसा देखने को मिला तो एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन बढ़े क्या घटे, अल्फा हाइड्रोजन बढ़े क्या घटे। तो मैं देखता हूँ एक तो ये रहा, ये कार्बोकेटाइन में से एक अल्फा तो ये रहा, एक अल्फा ये रहा और एक अल्फा ये रहा। यहाँ पर अल्फा एच 2 है, यहाँ पर अल्फा एच 2 है, यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं, 3 है। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7। अल्फा एच कितने मिले बेटा मेरे को 7। और अल्फा एच इस कंडीशन में अगर मेरे को 7 मिल रहे हैं, अल्फा एच कितने मिल रहे हैं 7, तो ये मोर स्टेबल होगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, उसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर सब बच्चों ने जिस बच्चे ने एक सारे क्वेश्चन से एक ये, इसका मतलब उसका हाइड्रोकार्बन चैप्टर अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अपन किस में सीखते हैं, हाइड्रोकार्बन में। रिंग एक्सपांशन कहाँ सीखोगे, हाइड्रोकार्बन में, है ना। कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कहाँ देखोगे, हाइड्रोकार्बन में। अल्फा एच कहाँ सीखोगे, हाइड्रोकार्बन। ये सब चीजें किसकी है, हाइड्रोकार्बन की, इसलिए उसका हाइड्रोकार्बन अच्छा होगा। इसको उतार लो फटाफट। ठीक है बेटा। तो अपनी पहली रिएक्शन हुई है आज कौन सी, ZnCl2 वाली और HX वाली। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, खत्म अभी तो लेक्चर चल रहा है बेटा ना, लेक्चर तो बड़े बनेंगे बेटा। ठीक है, अब एक टेस्ट होता है बेटा जिसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट? वैसे तो अपन उसको अल्कोहल में पढ़ते हैं, लेकिन इस ही रिएक्शन से रिलेटेड है, इस रिएक्शन से रिलेटेड, इसलिए मैं उसको यहीं पढ़ा रहा हूँ। अल्कोहल में वापस अपन एक बार देख लेंगे, अल्कोहल चैप्टर जो आएगा 12th में उसको वापस एक बार देख लेंगे। तो अगला टॉपिक डालो बेटा ल्यूकास टेस्ट। ठीक, क्वेश्चन आए होंगे समझ में बेटा, है ना। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक डालो ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट
बेटा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिफरेंस करना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। क्या काम होता है बेटा इसका, डिफरेंस करना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। तो अपन लिख सकते हैं टू यूज डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अपन इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं भाई ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2, एनहाइड्राइड ZnCl2। बेटा इसी वजह से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसको, इसी वजह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका जो रिएजेंट है वो सेम टू सेम कौन सी रिएक्शन की तरह है, जब अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है सबसे पहली रिएक्शन क्या, एल्कोहल से हेलाइड बनाने वाली, उसी की तरीके है बेटा। इसको देखो कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2, उसी की तरह से रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूँ क्या 3 डिग्री की, 3 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो 3 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो यहाँ पर मैंने क्या डाला बेटा, यहाँ पर डाला मैंने कंसंट्रेशन HCl और क्या डाला, एनहाइड्राइड ZnCl2 डाला। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, Cl बन जाएगा, 3 डिग्री Cl बन जाएगा। अगर 2 डिग्री की बात करूं तो बेटा ये 3 डिग्री एल्कोहल था, 2 डिग्री की बात करूं तो क्या बन जाएगा, सेम सारी चीजें वही है, क्या बन जाएगा बेटा, 2 डिग्री Cl बन जाएगा। अगर 1 डिग्री की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 1 डिग्री की बात करूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 डिग्री Cl बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। 1 डिग्री एल्कोहल की बात करूँ और वही रिएजेंट डालूँ तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ नो रिएक्शन, समझना बेटा। इसमें वाइट टर्बिडिटी आती है ना, टर्बिडिटी। देखना बेटा, इसको समझे। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, एनहाइड्राइड ZnCl2 होता है। इससे पहले ये रिएक्शन छोड़ो, ल्यूकास रिएजेंट छोड़ो, यही रिएक्शन जब मैंने पढ़ी थी तो रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं देख रहा था तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोल रहा था, सब 3 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, फिर 2 डिग्री की और 1 डिग्री की, विद रिस्पेक्ट टू ROH। याद करो, विद रिस्पेक्ट टू ROH, जितना कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्या इसमें भी सब में कार्बोकेटायन बना होगा, या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना होगा, या 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना होगा, या 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी रिएक्शन सबसे तेज होगी। तो बेटा ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, टर्बिडिटी आती है, मतलब व्हाइट कलर आता है ना। और व्हाइट कलर अगर इन सेकंड में आ गया ना, किस में आ गया, विद इन सेकंड में, या बोले बेटा बिल्कुल फटाफट आ गया, इमीडिएटली आ गया, है ना। तो इमीडिएटली आ गया तो उसका मतलब क्या है, वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा, है ना। मैंने एक बीकर में क्या करा बेटा, 3 बीकर दे दिया आपको, 3 बीकर दे दिए, अच्छे बढ़िया से बीकर दे दिए, और एक बीकर में 3 डिग्री एल्कोहल डाल दी, एक में 2 डिग्री डाल दी और एक में 1 डिग्री डाल दी। ठीक, अब मैंने उनको हटा दिया, ऐसे कर दिया है ना, मिक्स कर दिया, कोई लेबल वेबल नहीं लगाया। और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे को बताओ कौन सी 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सी 2 डिग्री है, कौन सी 1 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, आप ल्यूकास रिएजेंट लोगे। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होता है, कंसंट्रेशन HCl प्लस ZnCl2। आप ल्यूकास रिएजेंट लेके उनको डालोगे। अगर जिस बीकर में व्हाइट कलर समझते हो ना, धुंधलापन मान लो ना, धुंधलापन मान लो, जैसे अपन पानी में बहुत सारे पानी में हल्का सा दूध डाल दो तो धुंधलापन आता है ना, हल्का सा पानी का, वैसा मानो। तो अगर धुंधलापन जो धुंधलापन होगा विद इन सेकंड में आ गया, या रिएक्टेंट डालते ही आ गया, तो वो होगी बेटा 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। अगर उसको धुंधलापन आने में मिनट्स लगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगे, तो क्या होगी बेटा, वो 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आया ही नहीं,
और आया तो मतलब 5-6 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आ रहा है, तो वो कौन सी होगी? 1 डिग्री एल्कोहल। तो ल्यूकास रिएजेंट से मैं क्या कर सकता हूँ? डिफरेंस कर सकता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। और अगर मैं बात करूं, मान लो इस रिएक्शन को मैंने दे दिया R1 और इसको दे दिया R2 और इसको दे दिया R3, और मैं बोलूं इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो R1 की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, क्यों सबसे तेजी से यही हो रही है, फिर उसके बाद R2 और सबसे कम क्या? R3। तो ये क्या होगी? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। लिखो बेटा, इसको भी लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है बेटा, अब टर्बिडिटी अपनी आ गई, तो अब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ और आप बताना किसमें टर्बिडिटी सेकंड में आएगी, किसमें मिनट में आएगी और किसमें आएगी ही नहीं, है ना? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप बताना, है ना? फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे अपना, ल्यूकास टेस्ट के अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आप समझ में आया ना ल्यूकास टेस्ट यहाँ क्यों पढ़ाया? तो दोनों का रिएजेंट क्या है बेटा? सेम है, और दोनों के रिएजेंट सेम है, और दोनों की बात भी है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन, जिसकी स्टेबिलिटी होगी रिएक्शन उसी की ज़्यादा होगी बेटा, वही सब चीज़ है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा, उस क्वेश्चंस को आप कीजिएगा और बताना किसमें टर्बिडिटी कितनी कितनी सेकंड में आएगी, किसमें मिनट में आएगी ना बेटा। तो अपन को बताना है टर्बिडिटी डिटेक्शन। टर्बिडिटी टाइम बताना है बेटा आपको ना, टर्बिडिटी टाइम बताना है। पहला है मेरे पास कुछ ऐसा, चलो बेटा टर्बिडिटी बताओ किसमें मिनट में, किसमें सेकंड में, फटाफट 2 मिनट का टाइम है।
चलो बेटा, आई होप सबने किया होगा। अगर मैं कार्बोकेटायन देखूं, है ना बेटा, अगर मैं कार्बोकेटायन देखूं तो एक कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा और ये वाला कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री में किस में आती है बेटा, सेकंड में आती है, ठीक है। अगर इसका कार्बोकेटायन देखो तो इसका कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा और ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन में किस में आती है, मिनट में आती है। इसका कार्बोकेटायन बेटा यहाँ बनेगा और इसके कार्बोकेटायन में क्या होता है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन में 1 डिग्री कार्बोकेटायन में जो टर्बिडिटी आती है वो किस में आती है, नहीं आती है ना, या लॉन्ग टाइम में आती है, लॉन्ग टाइम, है ना। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये भी कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन में किस में आती है, मिनट में आती है। यहाँ देखो तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा और ये कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में किस में आती है बेटा, सेकेंड में आती है। और यहाँ देखो तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ कार्बोकेटायन कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन में किस में आती है बेटा, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, या फिर अपन बोल सकते हैं नहीं भी आती है ना, नो भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आया होगा समझ में। तो बस मैं बोल सकता हूँ इसके लिए क्या है, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक भी नहीं है, एक सिंपल सी बात है ना। लॉजिक तो लगाने की चीज़ होती है, अपन तो लॉजिक भी नहीं लगाते हैं, लॉजिक भी नहीं लगाते। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो लिख देंगे साफ नो या लॉन्ग टाइम। 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो अपन लिख देंगे मिनट में, है ना, मिनट में। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो अपन लिख देंगे बेटा सेकेंड में। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो अपन कर लेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब बात यहाँ पर खतरनाक शुरू होगी, इसको 1 मिनट में फटाफट उतारो, इसको मिटाते हैं और खतरनाक बात शुरू करते हैं। उतार लिया होगा बेटा, अब समझते हैं चीजों को। मैं बोलता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी, लूकास की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। क्या बात बिल्कुल सही है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे काम करती है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, क्या है, कुछ ऐसा है, अरे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। और ये होने के बाद जब मैं कार्बोकेटायन बनाऊंगा ना इस कंडीशन में, समझना बेटा, जब मैं कार्बोकेटायन बनाऊंगा ना तो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर। और ये कार्बोकेटायन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन 1 डिग्री कार्बोकेटायन के होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस होने की वजह से जहां 1 डिग्री कार्बोकेटायन में अपन बोल रहे थे ना नो, जहां अपन नो बोल रहे थे ना, वहां पर अपन अब क्या बोलेंगे, सेकंड में काम हो जाएगा भाई साहब, है ना, सेकंड में काम हो जाएगा। जहां रेजोनेंस आ गया, जहां रेजोनेंस दिखने को मिल गया ना, तो वहां क्या होगा बेटा, कार्बोकेटायन बेटा जो अपन नो बोल रहे थे ना 1 डिग्री पे, वो किस में आने लग जाएगा, सेकंड में आने लग जाएगा। इसका मतलब अपने को एक बात क्लियर है, वो बात क्या है, एक बात इधर देखो, इधर देखो, एक बात मेरे को साफ क्लियर हो रही है, वो ये है, क्या है, अभी पता पड़ जाएगा बेटा क्या है। इधर देखो, एक बात क्लियर हो रही है, वो क्या है। अगर मैं बात करूं सेकंड की, मैं बात करूं मिनट की, और मैं बात करूं नो मतलब लॉन्ग टाइम पे, तो सेकंड की बात करूं तो सेकंड एक तो आता है 3 डिग्री पे, इस पर आता है 3 डिग्री पे, और एक आएगा 1 डिग्री और 2 डिग्री, जिसमें क्या हो बेटा, रेजोनेंस हो।
3 डिग्री में भी सेकंड पे आएगा, और 1 डिग्री 2 डिग्री में उनमें सेकंड पे आएगा जिसमें क्या हो, रेजोनेंस हो, लाइक दिस। 1 डिग्री होने के बाद भी किस में आया, सेकंड में आया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मिनट में किस में आएगा, मिनट में आएगा ओनली सेकंड डिग्री में। और नो किसका आएगा हमेशा, 1 डिग्री वाला, है ना। इसको उतारो बेटा, और फिर क्वेश्चन कराता हूं, और क्वेश्चन के आंसर अब आप दोगे, खतरनाक क्वेश्चन अब आने वाले हैं। उतारो उसको। ठीक है बेटा, आए बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बेटा आप आंसर करके बताइए, है ना। वो ये टर्बिडिटी का टाइम बताना है अपन को बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। क्वेश्चन है वही, टर्बिडिटी इन ल्यूकास टेस्ट। आपको टर्बिडिटी बताना है ल्यूकास टेस्ट में। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा बड़ा, चलो डिटरमाइन करो टर्बिडिटी कितने कितने टाइम में आएगी, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, ना।
बेटा अब तो सबने कर लिया होगा, मैंने बहुत सारा टाइम दिया इस क्वेश्चन पढ़ने के लिए, इतनी देर में तो ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, है ना। बस अपन को क्या देखना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेजोनेंस, रेजोनेंस बात खत्म। कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस रेजो, मतलब बात कौन सी हुई, सेकंड वाली। इधर देखो ओनली 2 डिग्री कार्बोकेटायन, कोई रेजो नहीं है, ओनली 2 डिग्री कार्बोकेटायन, कोई रेजो नहीं है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन तो किसमें, मिनट में, ठीक है। इधर देखो यहाँ जैसे ही मैं कार्बोकेटायन बनाऊंगा थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, और थोड़ा सा रेजोनेंस होगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस रेजो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस रेजो, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ किसमें, सेकेंड में, ठीक है। अगला आता है बेटा फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ बेटा अच्छा है, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, अच्छा है। कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, किससे बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन तो रहा है यहाँ पर, लेकिन 2 पाई बॉन्ड, तुमने जब हकल का रूल पढ़ा होगा तो हकल के रूल में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आते हैं। ये बेटा एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक जो कार्बोकेटायन होता है वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होता है, तो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होगा तो 2 डिग्री होने के बाद भी यहाँ पर पता है क्या लिखूंगा, नो टर्बिडिटी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ये एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक। इधर देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ओनली 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और तो कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस कहाँ है, रेजोनेंस थोड़ी है, रेजोनेंस नहीं है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, नो, ठीक। 6 नंबर का देखो, यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, यहाँ रेजोनेंस है ना, 2 डिग्री, और ये बेटा एरोमेटिक भी बन रहा है ना, एरोमेटिक भी बन रहा है, 2 डिग्री प्लस रेजो, तो ये क्या होगा बेटा, सेकेंड। और बेटा अगर किसी को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, अपन उसकी भी वीडियो बना देंगे। एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो एक बार बोल देना, मैं वो भी सिखा दूंगा, बहुत आसान है ना, मात्र 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बनेगी, मेरे को बोल देना, मैं डाल दूंगा। इधर देखो, इसमें देखो, इस वाले में देखो, 7 में देखो, 7 में कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, और आपको पता है 3 कार्बन वाली कोई रिंग हो, 3 कार्बन वाली कोई रिंग हो और उसके बाहर यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन बन जाए ना, तो इसको बोलते हैं बेटा डांसिंग रेजोनेंस, है ना, डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस से भी तगड़ी स्टेबल रहती है, रेजोनेंस से भी तगड़ी स्टेबल रहती है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा बेटा, सेकंड में, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रेजोनेंस है, डांस रेजो, है ना, डांस रेजो। इधर देखो, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है और इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस रेजो, और 2 डिग्री प्लस रेजो मतलब सेकंड में काम हो जाएगा। 9th वाला देखो, नॉर्मल सेकंड है, नॉर्मल सेकंड, ओनली सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन, और सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन मतलब किसमें आएगा, इसमें टर्बिडिटी मिनट में आएगी। 10th देखो, 10th में कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, 1 डिग्री प्लस रेजो, 1 डिग्री प्लस रेजो मतलब सेकंड में आंसर आएगा इसका। इस पे आओगे तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, और कार्बोकेटायन शानदार रेजोनेंस में काम आएगा, और शानदार रेजोनेंस में काम आएगा तो मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, रेजो हो रहा है, और रेजो हो रहा है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना बेटा सेकंड, 1 डिग्री 2 डिग्री देख लेना बेटा, बहुत आसान। ये वाला देखो, एक ये वाला भी अच्छा है, यहाँ पर लग रहा है बेटा ब्रिज रूल। क्या लग रहा है, ब्रिज रूल है, ब्रेड रूल या ब्रिड रूल जिसको बोलते हैं ना, ब्रेड रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेड रूल बोलते हैं, खाने वाला ब्रेड नहीं है, ब्रेड रूल बोलते हैं। और ब्रेड रूल में क्या होता है बेटा, ब्रेड रूल में कार्बोकेटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, नो या लॉन्ग टाइम में। ये इस तरीके से टर्बिडिटी के क्वेश्चन आते हैं, और मेरे ख्याल से अब टर्बिडिटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा यहाँ पर जो आपके एग्जाम में हो जाए और आप नहीं कर सको। 2 केसों का ध्यान रखना है, एक तो इस केस का ध्यान रखना है और एक इस केस का ध्यान रखना है ना, खास तौर से इस केस का ध्यान रखना है ना। ये एंटी एरोमेटिक है और ये बेटा क्या है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक तो होता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक का क्या होता है, कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है, तो टर्बिडिटी बेटा नो कर दो। 2 डिग्री होने के बाद भी बेटा नो है, मिनट में भी नहीं आ रहा, नो कर रहे हैं अपन डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। जिसको भी उतारना हो सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में जो उतारना उतार लो फटाफट।
बेटा ये सबको समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। और अपन अगर आगे पढ़ें, ठीक है। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, तो आज के लिए अपन इसको यहीं तक रखते हैं, है ना। अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में रिएक्शन नंबर 2। अभी तो बेटा रिएक्शन नंबर 1 से मैंने पूरा ल्यूकास समझा दिया, और ये एल्कोहल चैप्टर में आता है, एल्कोहल जो चैप्टर है उसमें ये आता है, लेकिन अपन ने इसको यहीं कर लिया। आप जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। 12th क्लास वालों एक बात ध्यान रखना, एक चैप्टर आपका होगा सुबह की तरफ, या तो सुबह मॉर्निंग में डाला करूँगा कोऑर्डिनेशन वाला, और एक इवनिंग के टाइम में डालूंगा कौन सा, हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला। दोनों चैप्टर साथ साथ चलेंगे, और आपको पूरा का पूरे नोट्स बनाने हैं। इसको जैसे कि जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे के वैसे नोट्स बनाते जाओ। आपका D&F ब्लॉक खत्म हो चुका है, और D&F ब्लॉक आपका खत्म हो चुका है, तो अभी तक आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। व्हाट्सअप पे आप मेरे को फोटो भेज दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, जो भी डाउट है उसका रिप्लाई कर दूंगा। बेटा कमेंट में आप डाउट पूछते हो, कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे पास तो आपके नंबर है नहीं, है ना। तो मैं से कमेंट निकाल के और फिर आपको रिप्लाई करने बैठो व्हाट्सअप पे। कमेंट में तो मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ नहीं, तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप का फोटो भेज दीजिए, और अपने आप को संतुष्ट करते रहिए, ठीक है बेटा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।